नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आज की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। साथियों, हम बाल विकास और मनोविज्ञान की अगर बात करें, तो वाइगोत्स्की बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसमें। इनसे बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, सीटेट वगैरह, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न तुमसे आराम से पूछ लिया जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं दे भी दूँगा। बट उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लें और यहीं से चीज़ें अभी भी अभी ही आपके दिमाग में बैठ जाएँ। तो चलो शुरू करते हैं भाई और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या-क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलो, एक बार पढ़ोगे भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि चीज़ें एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएँगी। चलो भाई शुरुआत करते हैं, ठीक है? परिचय से। अगर हम परिचय की बात करें तो इनका पूरा नाम कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो उनका नाम है, पूरा नाम लेव स्योमेनोविच वाइगोत्स्की, ठीक है? इनका पूरा नाम याद रखना। वैसे ये नाम नहीं पूछा जाएगा बट ठीक है, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये भाई साहब का नाम क्या है, ठीक? जन्म कब हुआ है? तो 1896 1896 में हुआ था। देश इनका कौन-सा है? रशिया, रूस है ना? अभी आतंक मचाए हुए रशिया। मृत्यु कब होती है? 1934 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है, इनको इसका जनक माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना? इसको याद कैसे रखोगे? तो यहाँ पे वायगो है, वायगो, गो से गाँव याद रखो, है ना? वायगाँव, वायगाँव, गाँव याद रखो यहाँ से। क्या याद रखोगे? गाँव। और गाँव में ही तुमको सामाजिक संस्कृति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई? सामाजिक संस्कृति तुमको गाँव में ही देखने को मिलती है, ठीक? तो इसे याद रखोगे, वायगाव सामाजिक संस्कृति, ठीक? का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको ये याद रहेगा और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वाइगोत्स्की ने कौन-सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसका इनको जनक माना जाता है, ठीक? हाँ, याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है, याद क्या रखना है तुम्हें? वाइगोत्स्की की अगर हम बात करेंगे तो सोशल लर्निंग, लैंग्वेज और सोसाइटी, है ना? सोशल लर्निंग का मतलब क्या है? वो है लैंग्वेज और सोसाइटी। लैंग्वेज और सोसाइटी मिला के तुम्हारा सोशल लर्निंग बनता है, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखना होगा, ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ध्यान नहीं भी रखोगे तो चीज़ें उतनी तब वो नहीं बनेंगे, खराब नहीं होंगे आपके लिए। अच्छा, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका विचार क्या था? क्या है इसमें? तो इसका मुख्य विचार जो है, वो ये है कि बच्चा समाज के साथ मिलकर सीखता है ना? बच्चे में सीखने की कला जो है, वो समाज के साथ ही है। समाज के साथ रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को वो सीखेगा। अच्छा, समाज में कौन-कौन आते हैं? तो समाज में एक तो परिवार आता है, घर के लोग, शिक्षक आते हैं जिनके साथ वो 5 से 6 घंटे रहता है, मित्र आते हैं, दोस्त जिनके साथ वो खेलता है, समाज का मतलब उसके आस-पास पड़ोसी, संस्कृति का मतलब है कि जो हमारे घर में जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनसे भी आदमी सीखता है या बच्चा सीखता है। ये सभी बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत की इसमें बात तो है नहीं अभी। अब चलो हम आते हैं वाइगोत्स्की के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, मुख्य सिद्धांत के बारे में आ जाते हैं। वाइगोत्स्की के मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पहला आता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है? बच्चे की अगर सीखने की कला देखेंगे तो सीखना सबसे पहले सामाजिक स्तर पर होता है उसका, ठीक? फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है, ठीक? बच्चों में सीखने की कला जो है वो पहले तो सामाजिक स्तर पर होगी, फिर व्यक्तिगत स्तर पर होती है। उदाहरण के लिए पहले बच्चा शिक्षक से सीखता है और बाद में वो स्वयं करने लगता है ना?
देखो पहले क्या करेगा बच्चा, क्या करता है, पहले जोड़ घटाना गुणा भाग शिक्षक से सीखता है। फिर बाद में धीरे-धीरे वो अपने अंदर चीज़ों को डेवलप कर लेता है और बाद में वो खुद करने लगता है। ठीक है? तो मुख्य सिद्धांत में पहला आता है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा क्या आएगा, लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल ठीक बात। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो विचार विकसित करती है, समस्या का समाधान करती है और तर्क शक्ति बढ़ाती है। ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। क्या-क्या कहना है? कि भाषा जो है वो विचार विकसित करती है, समस्या समाधान करती है और तर्क शक्ति को बढ़ाती है। ठीक? चलो, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ चलें? चलो, चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अब चौथे नंबर पे आते हैं। हाँ, दूसरा हो गया, तीसरा, हाँ, बिल्कुल, तीसरा हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा? वाइगोत्स्की के मुख्य सिद्धांत हमने पढ़ लिए। एक आता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। जेपीडी वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जेपीडी का मतलब क्या है कि वह क्षेत्र जहाँ बच्चा सहायता, मार्गदर्शक से वह कार्य कर सकता है, जो वह अकेले नहीं कर सकता है ना? जेपीडी समझ में आया तुमको? बताओ भाई। जेपीडी का मतलब समझ में आया? 1 मिनट रुकना भाई। अब देखो जेपीडी को ऐसे समझो तुम, जेपीडी में मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शन चाहे वो हमारा शिक्षक भी हो सकता है, मार्गदर्शक करने वाला शिक्षक भी हो सकता है, हमारा साथी भी हो सकता है, हमारा अभिभावक भी हो सकता है ना? अभिभावक भी हो सकता है, हमारा हमारे आस-पास पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है? अब देखो जेपीडी को कैसे समझोगे? जेपीडी का मतलब है, मान लो एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है? और वो साइकिल चलाना सीख रहा है। जेपीडी बहुत ध्यान से समझना, एक रवि नाम का लड़का है, जो साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले वो खुद बैलेंस बनाता था, अब जब वो खुद बैलेंस बना रहा है तो गिर जाता था। अब क्या काम है कि उसका दोस्त आया और उसको पीछे से पकड़ लेता है, उसकी मदद करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। और जैसे ही मार्गदर्शन करता है, तो वो कुछ चलाना सीखता है और धीरे-धीरे करके खुद बैलेंस सीख जाता है और दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती है ना? अब ये जो दोस्त ने उसकी मदद की, दोस्त ने जो मदद की है, दोस्त ने जो मदद की साइकिल चलाने में मदद, यही हमारा क्या बोला जाता है? जेपीडी बोला जाता है, ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्त ने जो उसकी मदद की है, उसको पीछे से पकड़ा है, वही क्या बोला जाता है? जेपीडी, है ना? जैसे शिक्षक क्या होता है? शिक्षक, मान लो कोई बच्चा है, उसको जोड़ना नहीं आता। अब शिक्षक क्या कर रहा है? उसकी मदद करता है, उसको समझाता है, उसका मार्गदर्शक करता है। फिर कुछ दिन के बाद बच्चा अपने से जोड़ करना सीख जाता है। तो ये जो टीचर या शिक्षक ने उसकी मदद की, वही हमारा जेपीडी होता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझना, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे क्या एग्ज़ाम्पल लिखा है कि बच्चा अकेले गुणा नहीं कर पाता है, शिक्षक सहायता करता है, संकेत देता है, तो बच्चा गुणा कर लेता है। यही जेपीडी है। क्या? शिक्षक का समझाना ही यहाँ पे क्या है? जेपीडी है, जेपीडी। शिक्षक का क्या? समझाना। शिक्षक का समझाना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेपीडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि जो सहायता दे रहा है, उसको क्या बोला जाता है? एमकेओ बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना? जो सहायता करता है, जैसे टीचर सहायता करता है, तो भाई मोर नॉलेजेबल होगा ना वो बच्चे से। मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल अदर, ठीक है? ये होता है तुम्हारा जेपीडी का जो मेन वो है, जो मदद करता है, उसको एमकेओ बोलते हैं। वैसे यहाँ पे तो तुम समझ ही गए हो एमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर।
अब यहाँ पे लिखा भी है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल हो, जो बच्चों की सहायता कर सके। वही हमारा क्या होता है, एमकेओ होता है। अच्छा, एमकेओ कौन हो सकता है? तो भाई वो शिक्षक भी हो सकता है, माता-पिता भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, विशेषज्ञ व्यक्ति भी हो सकता है। अब एमकेओ जो है, वो अधिक जानता है और बच्चा जो है, वो कम जानता है ना? चलो, यहाँ तक चीज़ें समझ गए होगे। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके फ़ोल्डिंग पे आते हैं। ये क्या होता है इसका फ़ोल्डिंग? इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फ़ोल्डिंग क्या होता है, ऐसे समझो इसको फ़ोल्डिंग को कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है या रवि कोई ले लेते हैं कि रवि एक लड़का है, जो अब वो गोल रोटी बनाना सीख रहा है। पहले जब वो रोटी बनाता था तो एकदम टेढ़ा-मेढ़ा नक्शा बन जाता था। मानो एक कोना भारत है तो दूसरा साउथ अफ्रीका है, ऐसे वो रोटी बनाता था। फिर उसकी माँ जो है वो समझाती है कि नहीं बेटा देखो बेलन को ऐसे पकड़ो, ऐसे हल्के हाथों से घुमाओ, ठीक है? तो वो उसे सीखता है अपनी माँ से और सीखने के बाद कुछ दिन बाद वो रोटी गोल बनाना सीख जाता है। अब देखो उसको उसकी अब माँ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सीख गया है पूरी तरीके से, अब वो अपने से कर सकता है। तो यही पूरा प्रोसेस जो है इसके फ़ोल्डिंग कहलाता है, इसका फ़ोल्डिंग कहलाता है। बात समझे कि नहीं? कि कुछ चीज़ें थी जो हमसे नहीं बन रही थी, हमने किसी से मदद ली, अब वो चीज़ें हमसे बनने लगी, अब हमको उस व्यक्ति की मदद नहीं चाहिए। ये पूरा प्रोसेस क्या बोला जाएगा, इसको फ़ोल्डिंग बोला जाएगा। अब देखो, यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझना है कि हालाँकि यह शब्द जो है इसका फ़ोल्डिंग का, ये जेरोम बर्नर ने दिया था, लेकिन इसका आधार वाइगोत्स्की के जेपीडी से है। एक आवश्यकता के अनुसार बच्चे को स्थायी सहायता देना और धीरे-धीरे वह सहायता हटाते जाना ताकि बच्चा स्वयं कार्य करने के योग्य बन जाए। अभी देखो मैंने तुमको क्या समझाया था? मैंने तुमको समझाया था साइकिल का एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है और पहली बार तो साइकिल वो गिरा दे रहा है, लेकिन तुम पीछे से पकड़ ले रहे हो, पकड़ने के बाद कुछ दिन के बाद वो अपने से बैलेंस बनाना सीख जाता है। बैलेंस बनाना जब सीख जाता है तो अब उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम धीरे-धीरे अपना हाथ हटा ले रहे हो वहाँ से, है ना? तो ये पूरा प्रोसेस कि हमने सहायता की बच्चे की, बच्चा धीरे-धीरे सीख गया, अब सहायता हम धीरे-धीरे हटा लेंगे। यही पूरा कार्य क्या बोला जाएगा, इसका फ़ोल्डिंग बोला जाएगा। जैसे रवि से रोटी बनाना नहीं आता था, उसकी माँ ने बताया, धीरे-धीरे माँ वहाँ से हट गई, अब रोटी अपने से वो रवि बढ़िया से बना ले रहा है। अब एग्ज़ाम्पल पे देखो कि पहले टीचर तुमको क्या करेगा, पूरा समझाता है, ऐसे-ऐसे होगा, फिर तुमको संकेत देगा कुछ टाइम बाद और अंत में फिर तुमको सारी चीज़ें करना बच्चा स्वयं कर लेता है। यही पूरा तरीका क्या बोला जाता है, इसको फ़ोल्डिंग बोला जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुमको एकदम समझ में आया होगा कि इसके फ़ोल्डिंग एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ भी देखो शुरू में पूर्ण सहयोग होता है, धीरे-धीरे आंशिक सहयोग होता है, अंत में बच्चा स्वयं कार्य करने लग जाता है। इसके फ़ोल्डिंग का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम प्राइवेट स्पीच पे, स्वगत भाषण। अच्छा प्राइवेट स्पीच क्या होता है? कभी-कभी तुमने देखा होगा छोटे बच्चे मतलब मान लो कोई सवाल है ना? मान लो कोई सवाल है, अब उस छोटे बच्चे को करना है, तो वो पहले सोचता है कि यार इसमें गुणा होगा, फिर वो सोचता है नहीं-नहीं इसमें तो भाग होगा, है ना? वो जब सेल्फ टॉक करता है, अपने से बातें करता है कि पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, है ना? मान लो उसको अब होमवर्क करना है, तो पहले वो सोचेगा कि चलो यार पहले मैथ कर लेते हैं, फिर लगेगा मैथ के बाद फिर साइंस करेंगे, फिर ये करेंगे। तो वो जो अपने आप से बातें करता है ना? बोल-बोल के। अभी ये बोल रहा है, ठीक है यार इसको ये कर लेता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ, ये बोल रहा है। अंदर नहीं सोच रहा है, ये बोल रहा है बाहर कि पहले ये करूँगा, फिर ये कर लूँगा और उसके बाद ये करूँगा मैं, ठीक है? अपने आप से ये बातें कर रहा है। तो इसको प्राइवेट स्पीच बोला जाता है और यहाँ पे देखो जब बच्चा स्वयं से बातें करता है, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे पहले यह करूँगा, अब यह लिखूँगा, ठीक है? यह सोचने और कार्य करने में सहायता करता है। ये सोचने की क्षमता को बढ़ाता है थोड़ा-सा।
बच्चा सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। चलो, यहाँ तक चीज़ें समझ में आया प्राइवेट स्पीच क्या है? जब वो स्वयं से बातें करता है, खुद से बातें करता है। एक होता है इनर स्पीच। अब देखो प्राइवेट स्पीच क्या है? टॉक करता है, वो बातें करता है, बातें बोलता है वो। क्या करता है? बातें बोलता है। लेकिन अगर तुम इनर स्पीच की बात करोगे, आंतरिक भाषण, तो वो बोलता नहीं है। वो अपने अंदर ही उन चीज़ों को सोच रहा होता है। अपने अंदर ही उन चीज़ों को क्या कर रहा है? सोच रहा होता है। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो परीक्षा में बैठा हुआ है और मन ही मन सोच रहा है कि पहला सवाल आसान है, दूसरा थोड़ा मुश्किल है और तीसरा मैंने कल ही पढ़ा था। वह किसी से बोल नहीं रहा है, पर उसके दिमाग में पूरा ये जो संवाद है वो चल रहा है। यही जो है इनर स्पीच कहलाता है। ठीक है, यही क्या बोला जाता है? इनर स्पीच बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ गए होगे इनर स्पीच क्या होता है। मतलब वो बोल नहीं रहा है, फिर भी उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही। अच्छा, इनर स्पीच का एक फायदा ये है कि सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है बच्चों में। यहाँ पे देखो, प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे, इनर स्पीच सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, इनर स्पीच हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे विचारों को नियंत्रित करती है। इनर स्पीच ही सोचने की वास्तविक प्रक्रिया होती है। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होगे तुम। अभी आ जाते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना जो है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भाषा के माध्यम से हमारे विचार विकसित होते हैं। अंतःक्रिया और सहयोग से फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। सीखने का यही तरीका वाइगोत्स्की के अनुसार अच्छा होता है बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ याद रखने की बात यह है कि बच्चा समाज के साथ मिलकर सीखता है, वाइगोत्स्की का ये कहना है। वाइगोत्स्की, अब कभी-कभी ऐसा पूछ लेगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन-सी चीज़ें सही है, ठीक है? तो इनमें ये पूछ लेता है। अब देखो वाइगोत्स्की और पियाजे में अंतर बताया। मुख्य बल उन्होंने वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया है, लेकिन पियाजे की बात करेंगे तो व्यक्ति की स्वयं की खोज पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। पर्यावरण के हिसाब से कैसे बच्चों में मतलब डेवलपमेंट होता है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के हिसाब से और भौतिक वातावरण का मतलब आस-पास स्वच्छ साफ-सफाई, ये साफ-सुथरा होना चाहिए। और इन्होंने पर्यावरण का नाम लिया है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से। भाषा, भाषा के बारे में वाइगोत्स्की कहना है कि भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन है और पियाजे कहते हैं कि भाषा बाद में विकसित होती है। ठीक, सीखने का माध्यम उन्होंने क्या बताया है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि सहयोग, मार्गदर्शन और संवाद से आदमी सीखता है। और पियाजे कहते हैं कि भैया खोज से, डिस्कवरी से आदमी सारी चीज़ों को सीखता है। विकास, विकास कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से विकास होता है, वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है? और पियाजे कहते हैं कि देखो विकास जो है चरणों के अनुसार होता है, स्टेजेस में होता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वाइगोत्स्की का कहना है कि वो मार्गदर्शक होता है, सहयोगी होता है। और पियाजे कहते हैं कि देखो शिक्षक जो है वो अवसर अवसर को प्रदान करने वाला होता है। सीखने की प्रक्रिया वो गाइडेड लर्निंग होती है इनके हिसाब से, मतलब कोई गाइड करे सहायता द्वारा। और पियाजे का कहना है कि भाई स्वयं खोज कर सीखता है बच्चा। संस्कृति, संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है बच्चों को सीखने की कला पे। और पियाजे कहते हैं संस्कृति पर कम बल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, दोनों में अंतर क्या है वागोस्की और पियाजे में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का है कि पूछा ही जाएगा। अच्छा, क्लासरूम में बच्चा अगर है, कक्षा में अगर बच्चा है, तो वो कैसे चीज़ों को सीखता है या कैसे उसको कार्य करना चाहिए? तो उसको समूह कार्य करना चाहिए, साथ में मिलके काम करना चाहिए, चर्चा और संवाद को प्रोत्साहन देना चाहिए स्कूलों में। पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना है। देखो पीयर लर्निंग क्या होता है? अपने दोस्तों के साथ तुम डिस्कस जो करते हो, उसको पीयर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है? तो वो स्कूलों में होना चाहिए। बच्चों को बोलने और सोचने का अवसर देना चाहिए।
बिल्कुल, आवश्यकतानुसार सहायक स्कैफ़ोल्डिंग देनी चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है, उतनी ही सहायता उसको दो और सहायता हटा लो, ये स्कैफ़ोल्डिंग होता है, मैंने समझाया भी है। धीरे-धीरे सहायता कम करते जाना, वही है स्कैफ़ोल्डिंग, धीरे-धीरे सहायता कम करते जाना। गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए, गतिविधि का मतलब उनको मतलब ऐसा समझो कि गतिविधि का मतलब ये हो गया कि उनके सामने विज़ुअल होना चाहिए वो, है ना? मतलब प्रयोग करके गतिविधि, ये हो गया। समस्या समाधान हेतु सहयोगात्मक विधियाँ अपनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण शब्द कौन-कौन से हैं? तो सोशल इंटरेक्शन है, बच्चा अपने समाज से सीखता है, कल्चरल लैंग्वेज, जेपीडी, एमक्यू, स्कैफोल्डिंग ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। प्राइवेट स्पीच भी बताया, इनर स्पीच भी बताया, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप लर्निंग जिसको बोलते हैं। गाइडेड लर्निंग का मतलब किसी के द्वारा सहायता लेके पढ़ना। पीयर लर्निंग का मतलब है अपने दोस्त से डिस्कस करना और फैसिलिटेटर का फैसिलिटी मतलब कि कुल मिला के सीखने के जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होना चाहिए। यो हमें वो उपलब्ध होने चाहिए। चलो टीचर की भूमिका क्या होती है? वो फैसिलिटेटर होता है, सहायता देने वाला होता है, गाइड करने वाला होता है जिसको मार्गदर्शक बोलते हैं, सपोर्टर होता है, मोटिवेटर होता है, प्रेरक होता है। जेपीडी में उचित सहायता देता है ना? धीरे-धीरे सहायता कम करता है। अब बच्चों को बोलने, सोचने और सोचने और करने की क्या बोल रहा है? करने के अवसर प्रदान करता है। चाइल्ड की भूमिका देखो यहाँ पे क्या है? चाइल्ड की भूमिका क्या है? चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है ना? प्रश्न पूछे अब देखो चाइल्ड की भूमिका क्या है? चाइल्ड कैसा होना चाहिए? तो एक्टिव लर्नर होना चाहिए, सक्रिय शिक्षार्थी होना चाहिए। प्रश्न पूछे वो, चर्चा करे, सहयोग करे दूसरों का, सहायता से स्वयं सीखे, साथ ही बच्चों को सिखाना चाहिए उसे, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी मेरे हिसाब से कि जो मतलब एक बच्चे में होना चाहिए और एक टीचर में जो होना चाहिए ऊपर लिखा हुआ है टीचर की भूमिका क्या है? एक सहायक होना चाहिए, मार्गदर्शक, समर्थक, प्रेरक, उचित सहायता प्रदान करने वाला, धीरे-धीरे सहायता कम करने वाला, बच्चों को बोलने, सोचने और करने के अवसर देने वाला। ये सारी चीज़ें तुम समझ गए होगे। अब वही चीज़ें फिर से ये यहाँ पे दोबारा दे दी गई है कि वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण सिद्धांत एक नज़र में आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लैंग्वेज कल्चरल मोर एमकेओ के बारे में जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, कोऑपरेटिव लर्निंग, गाइडेड लर्निंग, पीयर लर्निंग, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी है। फिर वही चीज़ें यहाँ भी है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना? 10 क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाता है। हुँ, कि कैसे इसको कर सकते हैं। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी किसने प्रतिपादित किया है? तो वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमकेओ का पूर्ण रूप क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर ये एकदम सही आंसर है। इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ये भी तुम जान रहे अच्छा ये गड़बड़ हो गया। जेरोम बर्नर ने दिया है। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। जेरोम बर्नर ने दिया है। बहुत ध्यान रखना की ज़रूरत है इससे। ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है? प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है ना? वाइगोत्स्की किस देश के निवासी हैं तो बताओ? ये अमेरिका के हैं, है ना? वाइगोत्स्की कहाँ के हैं भाई? अमेरिका हैं कि रूस के हैं? रूस के हैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी? वाइगोत्स्की कहाँ के भाई? रूस के हैं, रूस किधर है? रूस इधर है, ठीक है? रूस के हैं। अब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा का मुख्य कार्य होता है सोचने का माध्यम, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा के माध्यम से ही हम सोच पाते हैं। जेपीडी में सहायता कौन देता है? जेपीडी में सहायता कौन देता है भाई? एमकेओ, है ना? शिक्षक, अभिभावक ये देता है। आगे बढ़ चलो भाई, आगे बढ़ चलते हैं भैया, आगे, 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 आगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो, वाइगोत्स्की जो है किस प्रकार के अधिगम का समर्थन करते हैं? रटने वाला अधिगम, खोज आधारित, सहयोगात्मक अधिगम। तो भाई सहयोगात्मक अधिगम ज़्यादा वो मानते हैं। ठीक है। कल्चरल का सीखने पर क्या प्रभाव होता है? कोई प्रभाव नहीं, सीखने को प्रभावित करता है, केवल भाषा को प्रभावित, केवल शिक्षा को प्रभावित करता है। तो ये सीखने को प्रभावित करता है ना? सीखने को प्रभावित करता है। इनर स्पीच किसकी विकसित अवस्था है? तो इनर स्पीच जो है वो प्राइवेट स्पीच की ही एक विकसित अवस्था है। तो मेरे हिसाब से कि मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी तुमको क्वेश्चन कराया है, सब तुम कर पा रहे हो, सब तुमको समझ में आया है और समझ में आया है तो डेली हम एक-एक
मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, है ना? और ये अगर तुमको नोट चाहिए तो भाई ये नंबर पे संपर्क कर लेना, लिख देता हूँ मैं नंबर। किधर गया भैया नंबर? चलो ये नंबर लिख लेना भाई, 777752868599। ये तुमको इस पे मैसेज कर देना, लिखना पीडीएफ, ठीक है? तो सीडीपी लिख देना, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी। तो ये मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी तुमको, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।